चलो आ गए, काफी लोग आ गए। आराम से डाल दे ऊपर। ये तो ये और कौन है? ये रेडमी वाला कौन है? अपना नाम बता दो। रेडमी कौन है, नाम बता दो भाई। सर जयश्री। अच्छा जयश्री है, ठीक है। हाँ। डिवाइस का नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना, तो उससे क्या रहेगा, मेरे को इधर पहचानने में अच्छा रहेगा। फिर ये मोबाइल नंबर पे प्रीति, प्रीति है मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है। ठीक है, वो अपने अपने डिवाइस में अपना अपना अगर नाम डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को यहाँ पे पहचानने में इजी पड़ जाता है फिर, है ना। चलो, तो यहाँ पे अब नया चैप्टर है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, मानव में प्रजनन, ये 12th वाला पोर्शन है ना। अभी तक हमने जो चीजें देखी थी, है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट में हमने जो देखा था, उसमें क्या चीज हो रही थी, अलैंगिक। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या देखा था यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल देखा था, वेजिटेटिव देखा था। उसके बाद में हमने एसेक्सुअल की सारी मेथड देख ली। उसके बाद में हमने फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखा था, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, लैंगिक प्रजनन देखा, है ना। कि और लैंगिक प्रजनन अब यहाँ पे जो हो रहा है, मानव में भी हम क्या देख रहे हैं, लैंगिक प्रजनन देख रहे हैं। और इसमें सिंपल सी चीज एक ही हो रही है कि लैंगिक प्रजनन जब हो रहा है तो क्या चीज हो रही है कि दो युग्मकों का निर्माण हो रहा है, दो युग्मकों में आपस में संलयन हो रहा है, और संलयन होने के बाद में एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एक जाइगोट का निर्माण हो जा रहा है, और उससे फिर एक पूरी नई बॉडी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जा रही है, ये जो प्रोसेस हो जा रही है, ये हो जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक सेकेंड बेटा। स्क्रीन दिख रही है सारे लोगों को? यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो सबसे मेन चीज आ रही है, हमने अभी बोला कि यहाँ पे दो प्रकार के युग्मक बन रहा है। एक क्या बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है ना। तो जो मेल गैमेट है, अब यहाँ पर हमने बोला था जो भी गैमेट बनते हैं वो क्या कहला रहे थे, जो मेल गैमेट रहता है उसको हम क्या बोल रहे थे, स्पर्म बोलते हैं। जो फीमेल गैमेट रहता है उसको ओवा बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर जो गैमेट बन रहा है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एग कहलाता है। जब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तब वो एग कहलाता है। उससे पहले जब वो विकासशील रहता है, विकसित होते रहता है, तो फिर क्या हो रहा है, वो ओवा कहलाता है, ठीक है। अगर कहीं पे आता है कि ऑप्शन ही नहीं दिया है एग का, कि एग किसके साथ में फर्टिलाइज हो रहा है या किसके साथ में फ्यूज हो रहा है, और वहां पे एग का ऑप्शन ही नहीं है, और वहां अगर ओवा लिखा हुआ है तो फिर ओवा पे ओवा को टिक करना है, ठीक है। ओवा मतलब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एग ही हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, मनुष्य डाइकॉट्स होता है, मतलब एक लिंगी होता है। डायोसियस मतलब एक लिंगी।
एक लिंगी लिंगाश्री होता है। बताओ। क्या सर? एक लिंगाश्री मतलब तो उसका रिप्रोडक्शन सर समझ में आता है, बस बता नहीं सकते। अरे देखो भाई, सीधी सी चीज ये है, एक सेकंड रुको। ठीक है। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे? मनुष्य दो, एक एक लिंगाश्री है ना, जो ह्यूमन बॉडी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एक मेल रह रहा है, फीमेल रह रहा है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग हो जा रहे हैं, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो जा रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्री बोलते हैं। मतलब एक बॉडी के ऊपर में क्या चीज हो रहा है, एक ही तरह का एक ही, मतलब वो एक ही तरह के गैमेट बना सकता है, एक ही रहता है ना, वो जो दूसरे चीज रहते हैं वो अलग चीज हो जाती है ना। लेकिन जो मेन ह्यूमन है वो कैसे हो रहा है, जो एक लिंगाश्री हो रहा है, डाइकस हो रहा है, और उसके अंदर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। फिर दूसरी वर्ड आता है यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग क्लियरली हमको, जैसे उधर पीढ़ी का अंतरण पाया जा रहा था, यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, क्लियरली मेल और फीमेल हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग रहते हैं, जिससे हम उनको पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो जैसे जैसे जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा, तो फिर अलग अलग फेजेस हो रही। सबसे पहले क्या चीज हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन हो रहा है। युग्मक जनन का मतलब ये चीज हो रही है कि हमने बोला दो तरह के यहाँ पे युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मकों का जो निर्माण हो रहा है उसमें मेल एक क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, दूसरा एग बन रहा है। इंसीमिनेशन और इजैकुलेशन। ठीक है। इंसीमिनेशन का मतलब ये चीज हो रही है कि जो भी यहाँ पे सीमन बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो मेल के अंदर में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, और सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में जब वो जा रहा है तो क्या कहला रहा है, यहाँ पे इंसीमिनेशन कहला रहा है ना। फिर यहाँ पे दो वर्डिंग्स आती है, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज, दो वर्डिंग्स पूछता है वो कि क्या चीज है वो। तो एक रहता है स्पर्मिएशन, दूसरा रहता है इंसीमिनेशन। स्पर्मिएशन का मतलब ये हो रहा है कि टेस्टिस से स्पर्म का बाहर आ रहा है, वॉस डिफरेंशिया में आ रहा है, और कहां तक आ जा रहा है वो, सेमिनल वेसिकल तक आ रहा है ना। तो टेस्टिस से बाहर आना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में स्पर्म का जाना क्या कहलाता है, इंसीमिनेशन कहलाता है। ठीक है। दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये चीज हो रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब ये होता है कि वो जो फर्टिलाइज हुआ है और जो संरचना बनी है, जो जाइगोट बना है, वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा एक बॉल जैसी खोखली संरचना के रूप में बदलते जाता है। तो वो कैसे होता है, पहले वो एक सेल थी, एक से दो हुई, दो से चार हुई, चार से आठ हुई, इस तरह से एक वो गोल खोखली संरचना बना लेता है, मोरुला अवस्था में जाता है, ब्लास्टुला अवस्था में जाता है, और यही चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, क्लेवेज कहलाती है या विदलन कहलाती है। फिर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन क्लेवेज के बाद आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये चीज हो रही है कि जो अब यहाँ पे ब्लास्टुला बना है ना, या जो गैस्ट्रुला बना हुआ है, बनता है वो जो संरचना, जब आगे अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, जब वो गैस्ट्रुला में जा रहा है तो यहाँ पर क्या होना है, उसका जो मादा जनन अंग है उसके अंदर में एंडोमेट्रियम रहना है, उस एंडोमेट्रियम के पर उसका चिपक जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है। फिर आता है प्लेसेंटिएशन। प्लेसेंटिएशन इम्प्लांटेशन के ही जस्ट बाद की प्रोसेस है, और जिसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। और प्लेसेंटा क्या करता है, जो
विकसित हो रहा है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है, या जो भी उसके रिक्वायरमेंट के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो उसको देता है, सारे मटेरियल का एक्सचेंज करता है मदर के साथ में। फिर गैस्ट्रुलेशन, जब वो विकसित होने लगता है, जो 9 मंथ का ड्यूरेशन हो रहा है वो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन कहला रहा है। और उसी दौरान में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब में ये चीज हो रही है, ऑर्गनों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑर्गनों का डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बन रहा है तो उसके अंदर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनती है, और उसी से बॉडी के अलग अलग यहाँ पे पार्ट डेवलप होने लग जाते हैं। फिर पिट्यूशन, पिट्यूशन मतलब ये चीज हो रही, वो जो अब बेबी यहाँ पे विकसित हो गया है उसका मदर की बॉडी से निकल के बाहर आना, प्रसव, ठीक है। फिर एक और चीज आती है यहाँ पे लैक्टेशन, जब प्रसव हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, लैक्टेशन करते हैं। मदर उसको मिल्क प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर में क्या रहता है, कोलेस्ट्रम रहता है, जो उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल और जो भी उसकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस है इस चैप्टर में, इतनी हमको सारी हाँ बेटा। तो ये नीचे से जो दूसरी गैस्ट्रुलेशन है ना, ये दोनों प्रोसेस समझ में नहीं। वो जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है उसका 9 मंथ तक जब वो विकसित हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। उसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन, प्यूट्रेशन और लैक्टेशन आ जाता है। अभी अभी ये आएगा, ये तो सिर्फ बेसिक पॉइंट्स वो कर रहे हैं कि ये चीजें है ना, सारी चीजें अब डिटेल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज हो रही है, जो भी ह्यूमन है, एक सेकंड क्लियर करने दो। जो भी रिप्रोडक्शन है उसके लिए क्या हो रहा है, दो तरह के ऑर्गन रहते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं, और तीसरा असेसरी रहते हैं। ये कैरेक्टर्स कुछ रहते हैं, एक्सटर्नल हमको कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले है मेल, मेल के अंदर में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो मुख्य जनन अंग है वो क्या है ना। तो मुख्य जो जनन अंग है वो, जो मुख्य जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है ना। और जो फीमेल है उसके अंदर में ओरी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या चीज बन जाना है कि कौन सा मुख्य जनन अंग होता है, सिंपल सा बन जाना है, और ढेर सारे यहाँ पे नाम आ जाना है। तो उसमें बस इतना सा याद रखना है कि भैया जो मेल के अंदर में टेस्टिस यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर में ओरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि इन्हीं से क्या होना है, गैमिट का निर्माण होना है। ठीक है, गैमिट का निर्माण होना है। ठीक है, जो बाकी सारी चीज, हाँ, ये जो एसेसरीज और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स है, ये तो साइन होते हैं ना मैच्योरेशन की, कि हाँ बंदा मैच्योर है ये। हाँ, जब रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है, जैसे हमारा जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग स्टेज में चल रहा है, तो जो रिप्रोडक्टिव एज आ जा रही है तो उस समय में हमको ये चीजें दिखाई देने लगती है, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, मेल प्यूबर्टी और फीमेल प्यूबर्टी, है ना। तो आएंगे अभी, उस पे आएंगे सारी चीजें। पहले जब मैच्योरेशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, हाँ मैच्योरेशन हो रहा है, फिर क्या, नहीं जब मैच्योरेशन की प्रोसेस स्टार्ट है तो वो जुवेनाइल फेज होता है ना। हाँ, स्टार्ट जस्ट हुई है वो, जस्ट स्टार्ट हुई है वो, जस्ट स्टार्टिंग उसकी। हाँ, ओके सर। ठीक है, अभी सारी चीजें आते जाएंगी, फिर भी ठीक है, डाउट आते हैं बिल्कुल बोल देना है ना। चलो, सेकेंडरी में सारी ऑर्गन्स याद रखना है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास इफरेंस, या इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सेमिनिफेटर, ये अभी सारी चीजें डिटेल में आएंगी। पर याद रखना है, मेन तो याद रखना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे प्यूबर्टी, दो प्रकार की प्यूबर्टी रहती है ना, यार इसको हिंदी क्या बोलते हैं, यौनारंभन, है ना, प्यूबर्टी। तो मेल प्यूबर्टी, अब मेल प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स भी याद रखना है कि जो वॉइस होना है वो कैसे हो जाना है, यहाँ पे
हेवी हो जाना है ना, जो सेविंग वगैरह है वो आ जाना है, शोल्डर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग हो जाना है, मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाना है, हिप्स नैरो होने लग जाती है ना, ब्रीथिंग यहाँ पे ज्यादा तेज होने लग जाती है, हाई ब्रीथिंग चलने लगती है। और जो फीमेल हो गई, फीमेल की वॉइस कैसे हो जाना है, स्लो हो जाना है, पतली हो जाना है, नैरो हो जाती है, फेस और स्किन वगैरह स्मूथ हो जाना है, जो बॉडी पर हेयर्स है वो ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होने लग जाना है, शोल्डर्स नैरो हो जाना है, ब्रेस्ट विकसित हो जाना है, जो हिप है वहाँ या जो हिप रीजन है उसमें क्या चीज जो फेट है उसका डिपोजिशन चालू हो जाता है। तो ये मेन दूसरी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जा रही है, लेकिन जो सर्कुलेशन है, बॉडी में सर्कुलेशन है और जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाना है, मेल के कंपैरिजन में कम हो जाना है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट मेल के कंपैरिजन में कम हो जाना है। ठीक है, अब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अभी बताया कि सबसे मेन चीज क्या होगी, टेस्टिस हो गया, बाकी जो सारी चीजें हैं वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसमें हेल्प करती है, जैसे गैमेट्स को ट्रांसफर करना है ना, उधर अगर हम फीमेल की बात करें तो जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको इम्प्लांट करना है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना है, उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो वो सारी कैविटियां हो गई, ट्यूब होगी, ग्लैंड्स होगी, वो सब प्रोवाइड करते हैं एक सुटेबल इन्वायरमेंट की वो बेबी विकसित हो सके या रिप्रोडक्शन में हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहले चीज आ रही है यहाँ पे टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या रहना है, सैक्रोटम में उपस्थित रहना है ना, वृषण कोश में उपस्थित रहना है, और जो भी यहाँ पे जो प्राइमेट्स है उसके अंदर में क्या हो रहा है कि जो टेस्टिस रहते हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है उनका जो निर्माण करना है, उनका जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए थोड़ा, इसीलिए। और जो सैक्रोटम है, जो वृषण कोश है, बॉडी के बाहर जब प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, तो बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में, इसीलिए क्या होता है जो टेस्टिस रहते हैं वो बॉडी के बाहर रहते हैं ताकि हेल्दी और ज्यादा नंबर में स्पर्म का निर्माण मतलब फॉर्मेशन हो सके, इसीलिए टेस्टिस क्या रहते हैं स्तनधारियों के अंदर में या जो प्राइमेट्स हैं उसके अंदर में शरीर से बाहर रहते हैं। अब जिस लेयर के अंदर में रहता है ये, वो लेयर क्या कहलाती है, यहाँ पे सैक्रोटम कहलाती है, और सैक्रोटम क्या रहती है, एक संकुचन से कॉन्ट्रैक्टिव लेयर की बनी हुई होती है, जिसके कारण में क्या होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत अधिक हो गया तो ये क्या होना है, ज्यादा डायलेट हो जाना है, फैल जाना है, और टेस्टिस क्या हो जाना है, बॉडी से दूर हो जाना है। लेकिन जब बॉडी बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाना है तो इस सैक्रोटम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाना है, संकुचित हो जाना है, और जो टेस्टिस है वो बॉडी के पास में आ जाना है, जिसके कारण में जो सुटेबल हमको टेम्परेचर चाहिए, सुटेबल जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, वो मिल जाना है और आसानी से अच्छे यहाँ पर स्पर्मों का निर्माण हो जाना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये चीज हुई। दूसरी चीज में जो यहाँ पे जो सैक्रोटल बन रही थी है ना, सैक्रोटम ये जो लेयर बन रही है ये किसकी बनी हुई रहती है, तो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है ना, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर में जो मसल्स रहती है डार्टोस मसल्स रहती है, जिसके कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होता है। ठीक है, डार्टोल्स मसल्स रहती है जिसके कारण में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है। और यहाँ पे अब जो कैविटी बन रही है, ये जो कैविटी बन रही है ये क्या कहलाती है, जैसे यहाँ पर ये दोनों सैक्रोटम है ये, तो यहाँ पर ये जो कैविटी बन रही है ये इन्ग्वाइनल कैनाल कहलाती है ना। फिर इसकी ठीक है, इन्ग्वाइनल कैनाल कहलाती है। एक वर्ड सुना होगा इन्ग्वाइनल हर्निया,
है ना। तो इन्वाइनल हर्निया यहाँ पे ये एक डिसीज होती है जो इस सैक्रोटम या जो एनवाइनल कैविटी है या एनवाइनल जो कैनाल है उससे रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा मात्रा में आके जमा होने लग जाता है। तो उस चीज को, या जब फ्लूइड यहाँ पर जमा होने लग जाता है तो उसको इन्वाइनल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी चीज यहां से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि जो बॉडी में है व्रस टेस्टिस है, टेस्टिस के लिए थर्मो रेगुलेटर कौन होता है, थर्मो रेगुलेटर कौन होता है। तो थर्मो रेगुलेटर कौन होगा, सैक्रोटल ही होगा, है ना। ये जो यहाँ पे व्रसन कोष है ये क्या है, थर्मो रेगुलेटर का कार्य करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, याद रहेंगी इतनी चीजें। एक बार और रिपीट कीजिए ना। थर्मोरेगुलेटर का कार्य करता है सैक्रोटल टेस्टिस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज आ रही है अब, दूसरी चीज टेस्टिस, है ना, टेस्टिस। अच्छा चलो यहाँ पे एक बार पहले सारे ऑर्गन्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर इनके एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बाद इपिडिडाइमिस होना है, इपिडिडाइमिस के बाद में क्या होना है, वॉस डिफरेंस होना है, जो इपिडिडाइमिस से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक ले जाती है। फिर यहाँ पर एक ब्लैडर जैसी छोटी सी संरचना रहती है, ये क्या कहलाती है, सेमिनल वेसिकल कहलाती है, जिसके अंदर में सेमिनल फ्लूइड रहता है। और यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नोट करो सारे लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो सेमिनल वेसिकल है, ये सुक्रास है, इसके अंदर में ही क्या होना है, बस फ्रक्टोज का निर्माण होता है। मतलब बॉडी के अंदर में फ्रक्टोज का जो निर्माण होता है ह्यूमन के अंदर में, वो कहाँ पे होता है, सेमिनल वेसिकल्स में होता है। और इसी के द्वारा फ्रक्टोज की प्रेजेंट के कारण ही कोई भी अगर रेप केस होता है तो उसमें जो फॉरेंसिक जो टेस्ट होता है उसमें पता चल जाता है कि रेप हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज देखते हैं। ठीक है, फिर यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लाने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर में यूरिन जमा रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर यूरेथ्रा के दोनों साइड में उपस्थित रहना है। फिर यहाँ मटर के दाने के समान छोटी छोटी जो ग्लैंड उपस्थित रहना है, जो बर्थोलिन ग्लैंड कहलाती है। फिर पेनिस, ये क्या चीज हो रही, पेशी, मतलब एब्जॉर्प्टिव और जो सर्कुलेटरी टिश्यूज रहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर सामने वाला भाग क्या कहलाता है, ग्लेन ऑफ पेनिस कहलाता है। सबसे बाहरी ओपनिंग जो रहती है ओस ऑफ या ओस ऑफ पेनिस कहलाती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, टेस्टिस की बात कर रहे थे, सैक्रोटल की बात कर ली हमने। अब टेस्टिस में क्या चीज हो रही है, टेस्टिस को हमने बोला था यहाँ पे कि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और इसमें क्या चीज होना है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस का साइज याद रखना है कि लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, और जो वेट है, वेट 20 से लेके 25 ग्राम तक होना है। ठीक है सर रिपीट कीजिए एक बार। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो 20 से लेके 25 ग्राम तक। ओके सर। ठीक है, यस सर। सर किसके बारे में बता रहे थे?
बेटा म्यूट करो। ठीक है, इतनी चीज याद रहेंगी ये तीनों? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बोलने के बाद ना बेटा म्यूट भी कर दिया करो, वो फिर थोड़ा सा जब वो सब लोगों को गड़बड़ करता है। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे टेस्टिस। टेस्टिस में क्या चीज हो रही है यहाँ पे? इसके अंदर में जनरेटिव इपिथेलियल सेल उपस्थित रहती है, जनरेटिव इपिथेलियल उपस्थित रहती है ना, जिसमें क्या होना है, आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर स्पर्मों का निर्माण हो जाता है ना। जो अंदर की जो संरचना हो रही है उसमें क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरस्टाइटल सेल प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। जिस और दूसरी सबसे लास्ट और सबसे मेन चीज रहती है जनरेटिव इपिथेलियल रहती है, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। फिर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे ट्यूब्स उपस्थित रहती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित रहती है, अलग अलग यहाँ पे खंड रहते हैं। एक टेस्टिस के अंदर में 6 से लेके 7 यहाँ पे कॉलम्स बने हुए रहते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब है ना, वृषण कोष बने हुए रहते हैं, जिसके अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उपस्थित रहती है और इसी के अंदर में स्पर्मों का निर्माण होता है। तो अब क्वेश्चन वो पूछता है कि सेमिनिफेरस मतलब स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। और जनरली अगर बोले तो कहाँ पर हो रहा था? टेस्टिस में। जनरल बोला तो टेस्टिस, अगर पता चला उसने टेस्टिस भी दे दिया है ना, टेस्टिकुलर लोब भी दे दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी दे दिया, तो फिर क्या करना है हमको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देना में वो करना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है सर, काय का निर्माण होता है सेमिनिकुलर से? स्पर्म का। ठीक है। अभी एक और संरचना है, ये टेस्टिस के अंदर की संरचना। तो ऐसे बहुत सारे लोब्स रहना है और फिर ये क्या हो गई, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। ये सारी की सारी जहां पर आके मिल रही है ना, ये देखो यहाँ पर आके सारी की सारी मिल रही है, तो ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है, वृषण जालक, रेट ऑफ टेस्टिस। तो अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि भैया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके कहाँ खुलती है? तो कहाँ खुलती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेट ऑफ टेस्टिस में जाके खुलती है। ठीक है, अभी ब्लू और रेड जो दिख रही है ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, फिर अगला ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पे ये सारे सेप्टम्स, टेस्टिकुलर सेप्टम्स, लोब्स दिख रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पे सेप्टा, ये सेप्टा उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। सेप्टा टेस्टिस है ना, लोब्स को डिवाइड कर देता है। फिर बारी आ रही है यहाँ पे जो टेस्टिस है उस पे क्या होता है, यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, ट्यूनिका, वेजाइना रहती है, एक विसरल लेयर रहती है और वेजाइनलिस टेस्टिस रहता है ना, ये लेयर उपस्थित है। और एक क्या रहती है जो सबसे अंदर में रहती है, ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ट्यूनिका एल्बिजीनिया रहती है सबसे अंदर में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर याद रखना है। सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, सबसे बाहर में ट्यूनिका वेजाइनलिस रहती है, मिडिल में इसमें विसरल लेयर रहती है और अंदर में ट्यूनिका एल्बिजीनिया। ठीक है।
ठीक है। ठीक है, फिर क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इपिडिडाइमिस। अब ये तो रेट ऑफ टेस्टिस हो गए है ना, फिर क्या है यहाँ पे, इफरेंट डक्ट उपस्थित होना है। ये सारे जो रेट ऑफ टेस्टिस है, यहाँ से कहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे इफरेंट डक्ट में चले जाना है सारे स्पर्म। और फिर ये सारे इफरेंट डक्ट, यहाँ पे बहुत सारी कुंडलित नली रहती है, और ये क्या कहलाती है, इपिडिडाइमिस कहलाती है। अधिव्रसन इपिडिडाइमिस कहलाती है। ठीक है, एपिडिडाइमिस कहलाती है। फिर जो ऊपर साइड का भाग रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के भी पार्ट हो रहा है, तो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस अपर साइड, बीच वाला जो भाग है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है। ठीक है, फिर जो नीचे वाला भाग हो रहा है, बॉडी हो गई, नीचे वाला भाग क्या हो गया, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस हो गई, है ना। फिर है डक्टस डिफरेंस, है ना। डक्टस डिफरेंस का क्या कार्य हो रहा है, ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी रहती है, और ये क्या करती है, जो भी स्पर्म अंदर बने उनको एपिडिडाइमिस के होने के बाद जब वो आ रहा है तो वो कहाँ ले जाती है, सेमिनल वेसिकल या जो इजैकुलेटरी डक्ट रहती है वहां तक ले जाने का कार्य करती है। अब जो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो रहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से रहते हैं, और जब परिपक्व की बारी आती है तो परिपक्व जो परिपक्व जो मतलब स्पर्म रहते हैं, परिपक्व कहाँ पे होता है, तो रेट ऑफ टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के अंदर में आके वो एपिडिडाइमिस के अंदर में आके वो पूर्ण रूप से यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेंगी। तो परिपक्व कहाँ पे हो रहे हैं, वो एपिडिडाइमिस के अंदर में हो रहे हैं। मतलब पहले स्पर्म कैसे रहना है, गोल रहना है, स्पर्मेटिड में रहना है, गोल आकार के रहना है, लेकिन बाद में जब उस पर टैल बनती है तो वो टैल कहाँ पर बनती है, मतलब वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, तब तक एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर अंदर वृषण की अनुप्रस्थ काट, अब मतलब अंदर साइड में हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में क्या याद रखना है, यहाँ पे इंटरस्टाइटल सेल रहती है। अब ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, एक यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसके अंदर में इंटरस्टाइटल सेल्स प्रेजेंट रहती है। यहीं पर जर्मिनल इपिथेलियल सेल रहती है, और इसी जर्मिनल इपिथेलियल सेल यहाँ पे क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया। और इससे क्या बनते हैं, फिर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड, इन दोनों में अंतर है। मतलब जब ये स्पर्मेटोगोनिया विभाजित हो रही है और ये जो गोल संरचना बन रही है, ये क्या कहला रही है, यहाँ पे स्पर्मेटिड कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब उस पे टैल का निर्माण हो जाता है, टैल जब डेवलप हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। फिर यहाँ पर कुछ बड़े आकार की सेल प्रेजेंट रहती है, और ये क्या कहलाती है, यहाँ पे सार्टोली सेल कहलाती है। और सार्टोली सेल का वर्क होता है कि ये जो स्पर्म है इसको ये न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और सहारा प्रेजेंट करती है। और जो स्पर्म रहते हैं वो कहां पर रहते हैं, इस ये डायग्राम देखो, जो स्पर्म रहते हैं वो कहां पर धसे हुए रहते हैं, उसका जो हेड रहता है वो सार्टोली सेल के अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। ठीक है, सार्टोली सेल के अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल रहती है। पहले इसमें आकार में वृद्धि होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड में क्या होता है, रूपांतरण होता है, और एक स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और इनको क्योंकि यहाँ पे पोषण चाहिए, न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, तो सार्टोली सेल जो रहती है वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल को कलेक्ट करके रखती है, और आवाज नहीं आ रही। कलेक्ट करके रखती है, और उसके अंदर में उसका हेड रहता है, तब ये विकसित होता है, तो वो न्यूट्रिएंट मटेरियल वहां से लेते रहता है। ठीक है,
सर हाँ सर धीरे बताइए ना। धीरे बताना है, तेज हो गया। तो आज का तो चलो खैर आज का यहीं पे एंड करते, कल इसमें रिपीट में एक बार और सारी चीज धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड स्लो करके देख लेना ना, वीडियो भी 10 मिनट से डाल रहा हूँ, है ना। ठीक है, सारे लोगों से एक बार फिर से बोल रहा हूँ। आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं होगा बेटा। सारे लोगों को फिर से बोल रहा हूँ भाई, यूट्यूब वाला वीडियो लाइक कर दो थोड़ा सा, है ना, उसको शेयर वगैरह कर दो, और टाइम का थोड़ा सा ध्यान रख लो, टाइम पर आ जाया करो भैया। 9 बजे हम जस्ट चालू कर देंगे ना, 8:55 से कनेक्ट करना चालू कर दिया करो, ठीक है। वेटिंग बताते रहेगा, वेट करना, हो जाएगा कनेक्ट थोड़ी देर बाद। मैं इधर से जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा 8:58 पे, है ना, पर तुम लोग 55 से चालू हो जाया करो। अभी और कनेक्ट करना है? नहीं नहीं अब नहीं करना है, हो गया। अब बेटा कल, ठीक है, कल। और ये नोट्स के बारे में मेरे को ये 12th वालों से बात करना है, ठीक है, तो बाद में बात करूंगा, मतलब कॉल पे। सर वो ग्रुप में ऐड करने का बोल रहे थे ना? हाँ तो उधर से मेरे को मैसेज छोड़ दो, अपना नाम लिख के मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है।